What's up guys? हाउसफुल हाउ बॉलीवुड किल्ड कॉमेडी मूवीज। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाले। काफी लोग हाउसफुल देख के भी आ चुके हैं 5 जो आई है, और कुछ लोग को पसंद आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ सीन्स कॉपी हैं, बहुत सारे सीन्स कॉपी भी कई मूवीज हमने अभी तक देखी नहीं, तो हम उस पर अपनी राय पेश नहीं करते। ट्रेलर जो आया था वो मुझे ठीक लगा था, मुझे रिव्यू भी दिया था उस पर, लेकिन भाई का क्या कुछ कहना है देखते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। आपने कुछ नोटिस किया है रिसेंटली बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज रियली सक नाउ, और उसका एक प्राइम एग्जांपल है जो अभी रिलीज हुआ है, जिसका नाम है हाउसफुल 5। कौन हो तुम? प्लीज don't shoot me. क्या है ये? Honestly, we used to make movies like this. उठा ले रे देवा, ये इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मुझे मेरे को नहीं रे। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके चूल्हे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। हंगामा पिताजी कसाई थे। हेलो ये भी कांदे ये मूवीज तो वही And now we are Iconic. making this. गड़े मुर्दे मत उखाड़ो पीस। छोटी बच्ची है क्या? हाउसफुल 5 जैसी फिल्में ऑडियंस को ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे कि ऑडियंस 5 साल के बच्चे हों, कि बस जोर जोर से चिल्लाओ, अजीब अजीब शक्लें बनाओ और ऑडियंस को आप इंटरेस्ट करके रख सकते हो। एंड यू नो इट्स अ रियल शेम, क्योंकि मेरी सारी जितनी भी बॉलीवुड मूवीज हैं फेवरेट, ऑलमोस्ट सारी की सारी कॉमेडीज। मैं जब बड़ा हो रहा था तो एक से एक कल्ट क्लासिक और क्लासिक बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज निकल के आ रही थी। जैसे हेरा फेरी हुई, हलचल हुई, गोलमाल हुई, वेलकम हुआ। तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या हो गया है बॉलीवुड को, और खासकर बॉलीवुड की कॉमेडी मूवीज को। ये कॉमेडी मूवीज बनाना भूल कैसे गए हैं, और क्या हमारे पास बॉलीवुड में हाउसफुल 5 जैसा स्लॉप देखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड देखिए, मैं बॉलीवुड कॉमेडीज के बारे में बात स्पेसिफिकली करना चाहता था बिकॉज वो एक मेरा बहुत फेवरेट जॉनरा है। जैसा कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट मेरी जितनी भी फेवरेट बॉलीवुड मूवीज है, pretty much all of them are comedies। और इंडियन मूवीज का हमेशा से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉमेडी कल्चर रहा है, इंडिपेंडेंस से लेके 2000s तक। मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? ऐसे फनी कैरेक्टर्स हम क्रिएट करते थे जो कि बहुत फनी भी होते थे और बहुत रिलेटेबल भी होते थे। आपको लगता था कि यार ऐसा कैरेक्टर मेरे बिल्डिंग में रहता है कहीं पे, या मेरे पड़ोस में रहता है कहीं पे, या कहीं ना कहीं तो मैंने इसको देखा है। और बॉलीवुड ना सिर्फ फनी मूवीज बनाता था, बल्कि फनी कैरेक्टर्स, बहुत फनी एक्टर्स इजाद करता था। फॉर एग्जाम्पल, पहले के जमाने में होते थे महमूद जैसे एक्टर्स, जॉनी वॉकर जैसे एक्टर्स, जो कि बॉम्बे की बेस्ट बसेस में टिकट बेचा करते थे। वहां पर गुरुदत्त ने उनको डिस्कवर किया था और वो एक कॉमेडी आइकॉन बन गए। चोरी चोरी, सीआईडी और प्यासा जैसी फिल्मों में 80s और 90s के दशक में फिर और भी कॉमेडी आइकॉन्स आए, जैसे कि कादर खान, डायरेक्टर थे, एक्टर थे, डायलॉग राइटर थे। किसी भी रोल में आप उनको डाल दो, चाहे उनको विलन बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, ही कैन पोर्ट्रे अ विलन जस्ट एज वेल। लेकिन किसी भी रोल में उनको कॉमेडी करने को बोल दो यार, ही इज परफेक्ट। कादर खान इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके साथ जुगलबंदी करने के लिए गोविंदा जैसे एक्टर्स मौजूद थे, who became a comedy superstar 90s और early 2000s के। सेठ जी आइए, सेठ जी क्या खाएंगे? ये जूता। सेठ जी को जूता खिलाओ। अबे जूता खिलाओ नहीं, उतार के दे। उस दशक में जो फिल्में इन्होंने बनाई थी, बेसिकली सारी की सारी सुपरहिट होती थी, ब्लॉकबस्टर्स होती थी। देखिए, बच्चों ने कहा कि अच्छे बुजुर्ग जिद नहीं करते। अरे बच्चों की ऐसी के तैसी, तुम अपना चेहरा दिखाते हो या उड़ के तुम्हारा हाथ खींच लूं मैं? बुल्लू रंगीला पेजर भाई। राज साहब, गुजरात से फैक्स आया कि वहाँ एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बंद हो गई। तो बेच मारो उसको, और उसके पैसे आपके नए बैंक के नए अकाउंट में डाल दो। कितना समझदार। अरे राज बेटा तुम बेच मारो इनको, कौन है ये? I mean, the guy could not miss for 10 years। और उनके साथ साथ जुगलबंदी करने के लिए और भी एक्टर्स थे, जैसे कि जॉनी लीवर, जो कि एक क्लासिक कॉमेडी एक्टर थे 90s के, 2000s के। एंड मुझे खट्टा मीठा भी अच्छी लगी थी, बहुत फनी हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल रजा खान, जिनको गोल्डन भाई के नाम से लोग जानते हैं या निंजा चाचा के नाम से लोग जानते हैं। और फिर आता है 2000s का समय, जो था कॉमेडीज का जमाना, जहां पर कॉमेडी मूवीज, एक्शन मूवीज जितने ही पैसे कमाती थी, कॉमेडी मूवीज यूज्ड टू बी द बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज। फॉर एग्जांपल हेरा फेरी। हेरा फेरी इतनी क्लासिक मूवी है, इसके मिलेनियल्स और जेन जी को अपने स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ाई की है सब कुछ भूल गए होंगे, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, लेकिन हेरा फेरी का एक एक डायलॉग इनको याद है। ये बाबूराव का स्टाइल है।
बाबूराव गणपतराव आपटे, जिसको परेश रावल ने निभाया था, ही इज एन आइकॉनिक कैरेक्टर इन बॉलीवुड। उसके बाद फिर लाइन से क्लासिक कॉमेडी मूवीज आई हैं। हंगामा हो, हलचल हो, गरम मसाला हो, गोलमाल हो, और जिस तरह 90s में जॉनी लीवर एक फेमस कॉमेडी का एक्टर की तरह निकले थे, उसी तरह से 2000s में राजपाल यादव एक फेमस कॉमेडी के एक्टर की तरह उभरे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। बहुत बढ़िया मैं एक्टिंग है। पागल हूँ, मैं पागल हूँ। पार्टनर में उन्होंने जो छोटा डॉन का रोल किया था वो तो याद होगा आपको। उन्होंने इतना बढ़िया ये किरदार निभाया था कि सलमान खान की मूवी में सलमान खान को ही ओवरशैडो कर दिया था। उसके बाद मूवीज निकल कर आई थी ढोल जैसी, जो कि मान लो क्रिटिकली इतनी एक्लेम्ड भी नहीं थी, बट उसमें भी ऐसे आइकॉनिक सीन्स हैं, आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जो लोगों को आज तक याद है। फॉरगेट वेलकम, जो कि इतनी क्लासिक मूवी बन चुकी है कि उसके क्लिप्स आज तक मीम्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। बट धीरे धीरे जैसे हम 2010s में आए, धीरे धीरे कॉमेडीज कम होने लगी, कॉमेडीज की क्वालिटी भी गिरने लगी। आजकल कॉमेडीज का ना वो कल्चरल इम्पैक्ट रहा है जो 90s और 2000s के समय पे हुआ करता था, ना ही कॉमेडी मूवीज उतना पैसा कमा रही है जितना वो 90s और 2000s के समय पे कमा पाती थी। इस समय लगता है कि स्टूडियोज का सारा फोकस अब ब्लॉकबस्टर्स पे रहा है, या रिकॉग्नाइजेबल आईपी पे रहा है, या फ्रेंचाइजेस पे रहा है, जहां पर कॉमेडीज को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। ना उनको मार्केटिंग मिलती है, ना उनको प्रॉपर रिलीज का विंडो मिलता है। अगर आप पिछली 10 साल में हॉलीवुड को देखेंगे तो उसी का पैटर्न बेसिकली बॉलीवुड में हम अब देख रहे हैं। हॉलीवुड को अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि उनका फोकस ज्यादातर फ्रेंचाइजेस पे और फेमस आईपीज पर चला गया है। उनका गोल अब हो गया है कि हम प्रॉफिट्स को किस तरह से मैक्सिमाइज करें इस तरह की मूवीज बनाकर। इस चक्कर में स्टूडियोज बहुत ही ज्यादा रिस्क अवर्स हो गए हैं और ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स पे ना बजट लगाते हैं, ना मार्केटिंग का पैसा खर्च करते हैं। अब सबके सब हाई आरओआई वाली बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं, जो कि ओवरसीज में भी बड़ी बड़ी सुपरहिट्स बने, चाहे अवेंजर्स हो, मार्वल का फ्रेंचाइज हो, डिज्नी का फ्रेंचाइज हो, पुराने 80s और 90s के बड़े बड़े मूवीज हो, उनके बिग बजट सीक्वल्स बनाने हो। तो उस वजह से कॉमेडीज, स्पेशली जो ओरिजिनल कॉमेडीज हैं, उस पे कोई पैसे ही नहीं लगाता। एक और प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले, और खासकर कोविड के पहले, एक्टर्स के नाम पे लोग थिएटर जाया करते थे। अब सीन पूरा चेंज हो गया है। अब लोग आईपी और फ्रेंचाइज के नाम पे जाते हैं थिएटर में। किसी ने सही कहा था सोशल मीडिया पे कि स्टार पावर का जमाना एक तरह से खत्म हो गया है। अब ज्यादातर लोग आईपी के नाम पर जाते हैं मूवी देखने के लिए, एक्टर्स के नाम पर नहीं। यही चीज हमको बॉलीवुड में भी टू एन एक्सटेंट देखने को मिल रही है। जो सक्सेसफुल कॉमेडी मूवीज भी होती हैं या बिग बजट कॉमेडी मूवीज भी होती हैं, वो पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल होती हैं या एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजेस होती हैं, जैसे भूल भुलैया, गोलमाल या हाउसफुल। तो जो मिड बजट कॉमेडीज थी वो थिएटर्स से गायब हो रही हैं। और आप याद रखिए, जो 2000s की, 90s की सबसे आइकॉनिक कॉमेडी मूवीज हैं, जैसे हेरा फेरी, हलचल, चुप चुप के, वेलकम, नो एंट्री, ढोल, ये सारी मिड बजट मूवीज थी। और अब क्या हो रहा है कि अगर आपको कॉमेडी मूवीज बनानी है, सक्सेसफुल कॉमेडी मूवीज बनानी है, तो एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज को यूज करना है। और अब आप देख रहे हैं कि बस आप फ्रेंचाइज के नाम पे मूवी बेच रहे हैं, उसमें कुछ एफर्ट नहीं डाला जा रहा, कोशिश नहीं की जा रही कि चलिए फ्रेंचाइज की मूवी भी हो, हम इसको कैसे और भी फनी बना सकते हैं, और भी इन्वेंटिव बना सकते हैं, और भी क्लेवर बना सकते हैं। तो जिस तरह हमको स्लॉप देखने को मिल रहा है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, वही स्लॉप अब हमको मूवीज में देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ दिस बिग बजट फ्रेंचाइज मूवीज। कोई भी नया हेरा फेरी नहीं बना रहा, कोई भी नई हाउसफुल नहीं बना रहा, कोई भी नया भूल भुलैया नहीं बना रहा, सब इन फ्रेंचाइजेस को मिल्क कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि अक्षय कुमार जैसे जो इतना टैलेंटेड कॉमेडिक एक्टर है, इज बेसिकली कमिंग इन स्लीप वॉकिंग थ्रू दीज फ्रेंचाइज मूवीज। और सिर्फ ये रीजन ही नहीं है, एक और बड़ा रीजन इन माय ओपिनियन कि क्यों बॉलीवुड कॉमेडीज फेल हो रही हैं, दैट इज द राइज ऑफ ओटीटी। क्योंकि देखिए, इंटरनेट के पहले, यूट्यूब के पहले, इंस्टाग्राम के पहले और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पहले लोग ज्यादातर कॉमेडी को टीवी पे या थिएटर्स में कंज्यूम करते थे। लिमिटेड सिनेमा था। तो बेसिकली देश की पूरी ऑडियंस एक ही चीज देख रही थी एक तरह से। तो जो स्टार्स निकल के आते थे, जिनको पूरा देश रिकॉग्नाइज करता था, वो टीवी से निकल के आते थे, मूवी से निकल के आते थे, जैसे गोविंदा हुए, राजपाल यादव हुए, जॉनी लीवर हुए। बहुत डिफिकल्ट है। जो कॉमेडी स्टार्स हैं वो इंस्टाग्राम से निकल के आ रहे हैं, यूट्यूब से निकल के आ रहे हैं, ओटीटी से निकल के आ रहे हैं, जैसे समय रैना, अभिषेक उपमन्यु, आशीष चंचलानी। तो बेसिकली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उन्होंने थिएटर ऑडियंस का, टीवी ऑडियंस का बहुत बड़ा चंक खा लिया है। यार मम्मी, मेरे पास ना मूवी थिएटर जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पे एआई ब्रेन रॉट देख रहा हूँ। देखिए, इट्स नॉट ऑल बैड। ऐसा नहीं है कि ओटीटी बड़ी खराब चीज है। ये इंटरनेट की वजह से ही मेरा पूरा करियर चल रहा है यार। इंटरनेट नहीं होता तो मेरा करियर नहीं होता। एंड बहुत सारे लोग अपना करियर बना पा रहे हैं जिनको बॉलीवुड वगैरह में चांस नहीं मिलता, टीवी पे चांस नहीं मिलता। उनको जरूरत नहीं है बिन स्टूडियोज, वो अपने बूते पे, अपनी क्वालिटी पे, अपने टैलेंट के बूते पे फेमस हो रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं।
दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और OTT और YouTube जैसी प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब इंडिया के लोगों को लोकल ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल कॉमेडी भी कंज्यूम कर रहे हैं। और याद कीजिए, मैंने कहा था कि बॉलीवुड जो है मिड बजट कॉमेडीज अब नहीं बना रहा है। वेल एक्चुअली वो बना रहे हैं, लेकिन वो मूवीज अब थिएटर्स में नहीं जा रही हैं, वो सीधा OTT पर आ जाती हैं। OTT प्लेटफॉर्म पर जा रही हैं, क्योंकि ऑडियंस का बिहेवियर शिफ्ट कर गया है। वेब सीरीज बहुत अच्छी आ रही है, पंचायत आ गई है। ब्लॉकबस्टर फिल्म हो जैसे कि RRR हो, कल्कि हो, कश्मीर फाइल्स जैसी इंपैक्टफुल फिल्म हो, या फिर हाउसफुल 5 हो, हम क्यों पेट्रोल के पैसे खर्च करें, हम क्यों टिकट के पैसे खर्च करें, हम क्यों इतनी गर्मी में घर के बाहर निकले, घर पे बैठ के AC की हवा खाते खाते हम आराम से OTT पे ये सारी मूवीज देख सकते हैं, क्योंकि OTT के पैसे तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं। तो बॉलीवुड भी बेसिकली एक तरह से ये समझ गया है और लोगों को थिएटर आने के लिए कन्विंस करने के बजाय उनको OTT पे स्लॉट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। एफर्ट डालना एक तरीके से बंद कर दिया गया है। हाउसफुल मूवी में आप देखिए, अक्षय कुमार जो ओरिजिनल हाउसफुल मूवी में जोक मारा था, वही 14 साल के बाद दोबारा थोड़ी सी बेहतर VFX टेक्नोलॉजी के साथ मार रहे हैं। फोन दे दे बेटा, मंकी बेटा फोन दे, देख 2 झापड़ मार चुका अपनी। पीस। कुछ तो मेहनत करो यार। और वो आप क्रिटिकल रेटिंग्स में भी देख सकते हैं। हाउसफुल 1 की रेटिंग 5.6, 2 की 5.4, 3 की 4.9, 4 की 3.6, 5 की 3.9। ये हालत तो रखी है, ये लेवल है एफर्ट का। मतलब इन बड़ी बिग बजट फ्रेंचाइज स्लॉप मूवीज से एफर्ट उसी तरह से गायब हो गया है जैसे दीपिका संदीप वंगा की मूवी से गायब हो जाती है। और क्योंकि अब ये जो मूवीज हैं ये फ्रेंचाइज के नाम पर डाली जा रही हैं, ये फ्रेंचाइज के नाम पर मार्केट की जा रही है, IP के नाम पर मार्केट की जा रही है, टैलेंट के नाम पर नहीं की जा रही, क्रिएटिविटी के नाम पर नहीं की जा रही, इसलिए अब मेहनत है ही नहीं, इम्प्रोवाइजेशन खत्म हो गई है। आप याद कीजिए 90s 2000s के समय में जो एक्टर्स थे वो जेन्युइनली टैलेंटेड थे, वो डिलीवरी ऐसी करते थे, इम्प्रोवाइजेशन ऐसी करते थे कि मजा आ जाता था उनके वीडियोस देखकर। और अब आप देखिए कि हम उन मूवीज के मीडियोकर रीमेक्स बना रहे हैं, जैसे कि साला कूली नंबर 1, जुड़वा 2, और उसमें इस तरह की हमको एक्टिंग देखने को मिल रही है। डिस्को डांसर की औलाद, who are you? Who are you? I know who are you. महेंद्र प्रताप सिंह का बेटा, सिंगापुर का राजा। अरे जा जा, ये वर्ल्ड मेरा घर है, स्टेशन मेरा अड्डा, काम सामान उठाना, लोगों का दिल फैलाना, नाम राजू और फन, but I like to have fun. इसलिए लोग मुझे बुलाते हैं कूली नंबर 1। कोई शक? और क्योंकि एक तरह से एफर्ट कम हो गया है बॉलीवुड मूवीज में कॉमेडी बनाने में, तो अब ज्यादातर एफर्ट लो ब्राउ ह्यूमर पे जाता है कि भाई हम वल्गर कैसे बनाएं, क्रिंज कैसे बनाएं, बेसिकली सॉफ्ट पॉइंट कैसे बना दें। जीजू, हाय जीजू। जीजू, अब आप हिल नहीं सकते। टिकल 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 टिकल। ये कौन सी मूवी है भाई? जीजू हिल गए। जीजू हिल गए। जीजू हिल गए। जीजू हिल गए। दीदी जल्दी आओ, देखो जीजू हिल गए। होप कर रहे हैं कि दबा दबा के मूवी में वल्गैरिटी डालेंगे ताकि कुछ ठरकी लोग कम से कम थिएटर में हमारी मूवी देखने के लिए आ जाएंगे। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 90s में 2000s में वल्गैरिटी नहीं होती थी मूवीज में, चाहे नो एंट्री हो, मस्ती हो, क्या कूल है हम हो, एक्सक्यूज मी हो, इन सारी मूवीज में वल्गैरिटी भी थी, बट उसके साथ साथ भी लेजिटिमेट कॉमेडी भी थी यार। उस समय पे लेजिटिमेट कॉमेडी मूवीज निकल के आया करती थी जिसमें क्रिएटिविटी थी, टैलेंट थी, मेहनत थी, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी के नाम पर मूवी बेचनी थी, क्योंकि आपको टैलेंट के नाम पर मूवी बेचनी थी, क्योंकि आपको स्मार्ट कॉमेडी के नाम पर मूवी बेचनी थी, IP के नाम पर नहीं बेचनी थी। आज की डेट में ये मुद्दा है ही नहीं, अब बस वल्गैरिटी प्रमोट करनी है। हाउसफुल 5 में भी यही हालत हो रखी है। तो क्या कॉमेडी मूवीज की परमानेंट मौत हो चुकी है? कैन दे नेवर कम बैक इन द थिएट्रिकल एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी चांस है कि बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज को बचा सकता है, स्पेसिफिकली ऐसी मूवी जो थिएटर में रिलीज होती है। इंडस्ट्री अगर चाहे तो एक कलेक्टिव डिसीजन ले सकती है कि देखिए, हाँ, हम बड़ा पैसा फ्रेंचाइज पे लगाएंगे और वैसे ही IP मूवीज को बड़े पर्दे पे रिलीज करेंगे, लेकिन उस बजट का एक छोटा सा हिस्सा हम छोटी या मिड बजट मूवीज पे भी लगाएंगे, जैसे कॉमेडी मूवीज हो गई या ड्रामा मूवीज हो गई, और उनको भी कोशिश करेंगे थिएटर्स में रिलीज करने की। तो इससे थिएटर जाने वाली ऑडियंस के पास एक ऑप्शन भी बचेगा कि ठीक है, मेजॉरिटी लोग फ्रेंचाइज फिल्म देखना चाहते हैं जाके, बट हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो एक नई इनोवेटिव कॉमेडी देखना चाहें। और देखिए, ये होगा कि जितने लोग फ्रेंचाइज वाली फिल्में देखने जाते हैं उतने लोग ये मिड बजट या लो बजट फिल्म देखने के लिए ना जाएं, उतना पैसा ये फिल्म ना कमाए। बट आई होप कि एक अच्छी कॉमेडी का मार्केट अभी भी थिएटर्स में जिंदा है, और इंडस्ट्री के लिए ये करने का मोटिव पैसा कमाना नहीं होगा, बल्कि दे विल डू इट फॉर द लव ऑफ द गेम। होपफुली इससे नए फिल्म मेकर्स को चांस भी मिलेगा,
वो लो बजट फिल्म से अपनी टैलेंट दिखा पाएंगे। अगर उनकी फिल्म को क्रिटिकल अक्लेम मिलता है या डिसेंट फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है तो उन्हें फ्यूचर में फिर बड़े बजट्स और फ्रेंचाइजेस डायरेक्ट करने का मौका दे सकती है बॉलीवुड के स्टूडियोज। इस तरह फ्रेंचाइज मूवीज की क्वालिटी भी इंप्रूव हो सकती है कि भाई जो लेकिन ये मुझे लगता है ओटीटी के थ्रू ही हो पाएगा, इनको हम चांस दें फ्रेंचाइज मूवीज डायरेक्ट करने का, तो हाउसफुल 5 को 3.9 की रेटिंग नहीं मिलेगी। हो सकता है ये जो नए डायरेक्टर हैं, हंग्री डायरेक्टर्स हैं, ये आए, इनको हाउसफुल 5 डायरेक्ट करने का मौका मिले, दे यूज सम क्रिएटिव ह्यूमर, दे यूज सम स्मार्ट ह्यूमर, दे यूज सम गुड एक्टर्स एंड इसको 7 की रेटिंग मिले, 8 की रेटिंग मिले, तो एक तरह से विन विन हो सकता है ये पूरी इंडस्ट्री के लिए। एंड देखिए मुझे पता है कि ये चीज ओटीटी पे ऑलरेडी हो रही है, वहां नए हंग्री फिल्म मेकर्स को ऑलरेडी मौका मिल रहा है और सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स को बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं। लेकिन मे बी आई एम ओल्ड स्कूल, आई स्टिल बिलीव इन द थिएटर एक्सपीरियंस। अभी मैं कुछ समय पहले ही थिएटर में मूवी देखने के लिए गया था एंड आई जस्ट एंजॉयड द थिएटर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट एज मच एज द मूवी। एक अच्छी कॉमेडी मूवी देखना क्राउडेड हॉल में बैठकर पूरी ऑडियंस के साथ, इट्स जस्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं वेलकम देखने के लिए गया था थिएटर में अपने दोस्तों के साथ, पूरा हॉल भरा हुआ था, एक एक डायलॉग पे लोग एकदम जोर जोर से हंस रहे थे, सारे गानों पे एंटरटेनमेंट लिमिटेड था ना, रॉक कर रहा था एंड द एटमॉस्फियर वाज इनक्रेडिबल, पीपल एंजॉयड द मूवी सो मच। और मैं चाहता हूं कि सब लोग इस तरह का एक्सपीरियंस थिएटर्स में करें। तो अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस वैल्यूएबल लगता है तो थिएटर्स में आप जाइए, मिड बजट कॉमेडीज को देखिए, उन्हें रिवॉर्ड कीजिए, उन्हें वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड दीजिए जो वो डिजर्व करते हैं। मैं चाहता हूं कि और लोगों को वो थिएटर वाली फीलिंग मिले। मे बी आई एम अ बूमर यार, मे बी मेरा दिमाग बूमर बन चुका है, मे बी पीपल डोंट वांट टू गो टू थिएटर्स एनीमोर, मे बी लोग घर पे ही बैठ के मूवीज देखना चाहते हैं। मे बी द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड एंड द फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट इज एआई स्लॉप एंड ब्रेन रॉट। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि हमें थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस को प्रिजर्व करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि थिएट्रिकली रिलीज्ड बॉलीवुड मूवीज को हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, उसका कमबैक होना चाहिए एंड होपफुली वी कैन गेट बेटर कॉमेडी मूवीज देन हाउसफुल 5? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर ऐसा हो सकता है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इंडस्ट्री को क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी गाइस। मैं बताता हूँ भैया, देखो बहुत डिफिकल्ट है सिनेमा हॉल जाना। क्यों? आजकल सबकी जिंदगी बहुत फास्ट पेस्ड है। ऑफिस पहले इतना स्ट्रेस जिंदगी में नहीं होता जितना आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस हो गया है। अब उस स्ट्रेस भरी जिंदगी में इंसान, आज मान लो जिनकी शादी हो गई, बच्चे भी है, वो फैमिली के साथ आउटिंग पे जाता है, वो सोचता है मॉल जाए कुछ खा के आ जाओ। अब वो प्रॉपर पूरा दिन ऑफिस कर कुरा के और फिर मूवी देखने भी जाए वो, मुझे नहीं लगता वो एक स्ट्रेस, जबकि वो सोचेगा कि घर में 55 इंच 65 इंच का टीवी लगाया है, एसी चल रहा है, ओटीटीज है, सब मिल रहा है। और देखो हर चीज का एक वक्त होता है। मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है सिनेमा हॉल का अब बहुत तगड़ा फ्यूचर तो नहीं, फ्यूचर है, हर एक चीज है, लेकिन उसमें उनको चेंज करना पड़ेगा, सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस और बेटर करना पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है कि मूवीज जो आ रही हैं, स्क्रिप्ट बहुत अमेजिंग होनी चाहिए, तभी वो सिनेमा हॉल खींच सकती है। वरना और दूसरी बात, कॉमेडी मूवीज देखने सिनेमा हॉल जाना बड़ा डिफिकल्ट है आज के टाइम पर, क्योंकि कॉमेडी का मैं कह रहा हूँ एक तरह से इतना भरमार है ओटीटीज पर। प्लस भाई ने जैसे बोला कि कॉमेडी मूवीज लो बजट की या मिड बजट की आए सिनेमा हॉल, मुझे लगता है कि नहीं जाएगा कोई, बहुत मुश्किल है अब जाना। और रिकॉग्नाइजेशन की बात होगी डायरेक्टर्स के लिए, ताकि वो बड़ी फ्रेंचाइजीज को डायरेक्ट करें, तो मुझे लगता है कि रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, नो डाउट। वो जरूरी नहीं है सिनेमा हॉल में मिड बजट लो बजट मूवी रिलीज हो कॉमेडी की उससे मिलेगी, जबकि वो फिर रिकॉग्नाइज भी नहीं हो पाएगी मुझे लगता है, क्योंकि वहां जाएगी, लोगों से प्रचार भी नहीं होगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ही होगी, थोड़ी बहुत होगी, तो लोग जाएंगे नहीं, बजट आएगा नहीं। और आज के टाइम पर हर मूवी की वो क्या कहते हैं, वो तारीफ होती है उसके कलेक्शन से, अगर सिनेमा हॉल में रिलीज हो रही है, जबकि डायरेक्ट ओटीटी पर आएगी, मुझे लगता है हिट होएगी। आती ओटीटी पर आती है ना मूवी, हिट होती है, उसके बाद मार्केटिंग ओटीटी के लिए कर दो, डायरेक्टर भी फेमस हो जाएगा, डायरेक्टर फेमस हो गया, उसको बड़ी मूवीज के लिए काम मिलेगा। लेकिन सिनेमा हॉल में आपको खींचना है तो आउट ऑफ द बॉक्स आप कंटेंट लाना पड़ेगा आपको, वरना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हमें खुद देख लो, हम बहुत लिमिटेड जाते हैं। क्यों यार, पूरे दिन काम करो, मेरे को छोड़ो, लोग ऑफिस जाते हैं 8-9 घंटे, सुबह निकलता है इंसान 9 बजे 8 बजे निकलता है, ट्रैफिक से लड़ते लड़ते जाएगा, 9 बजे 9:30 पहुंचेगा ऑफिस, वहां से निकलते निकलते घर आता है, ट्रैफिक से जूझ जाएगा 7:30 बजे तक। उसके बाद 7:30 बजे आ गया, क्या आपको लगता है कि वो 1-1.5 घंटे ट्रैफिक में बिताने के वो सिनेमा हॉल जाना चाहेगा? रात को नहीं जाना चाहेगा। फ्राइडे आते आते उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, 2 दिन बचे, अब 2 दिन में से एक दिन बच्चों के साथ ऐसे वो घर पे पार्टी वार्टी कर लिया, रिलैक्स कर लिया, एक संडे बचा, उसमें शॉपिंग करे, वो करे, या फिर मूवी देखने जाए वो, जबकि उसको लगता है कि मैं एक मूवी देख के 3 घंटे वहां पर स्पेंड करूंगा, उससे बेटर मैं घर पे ओटीटी पे बच्चों के साथ देख लूंगा। तो वही तो पूरा पॉइंट है, ओटीटी पहले नहीं थे तो लोग टाइम निकाल के फिर भी जाते थे। बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, सच्चाई ये है। और देखो सच्चाई ये भी पता है मूवी मेकर्स को भी
कि सिनेमा हॉल में भी कुछ कलेक्शन हो जाएगा, OTT पे बिक जाएगी, फिर का कलेक्शन हो जाएगा, फिर OTT पे दूसरा प्लेटफॉर्म कुछ महीनों बाद वो भी ले लेगा राइट, वो भी बिक जाएगा। वही चीज़। बाकी मुझे लगता है कि जो एफर्ट और जो कंटेंट आज के टाइम पर OTT पे डायरेक्ट आता है ना, सही में बहुत, हाँ। क्यों? क्योंकि एक को बजट मिला है, ले एग्जांपल 15 करोड़, तुम्हें वेब सीरीज बना के दे रही है बढ़िया, या फिर कोई वेब सीरीज बना रहा है, बेच नहीं रहा, बना ली, शूट कर ली, गजब, फिर वो अपनी वेब सीरीज को या मूवी को पिच करेगा OTTs के पास जाके, प्राइम वाले को दिखाएगा, देखिए मूवी बनाई है, नेटफ्लिक्स दिखाई ये बनाई है। अब तुम बताओ कि क्या प्राइस दोगे? मैंने बनाई एग्जाम्पल, वो बोलेगा मैंने बनाई 8 करोड़ में, मैं मांग रहा हूँ 15 करोड़, कोई कहता 12 देगा, कोई कहता 13 देगा, कोई कहता चल मैं 16 दे दूंगा। क्यों? जो OTT लेगा वो मार्केटिंग भी करेगा उसकी। क्यों? अगर उसने 15 करोड़ में कोई वेब सीरीज खरीदी तो उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा ना मार्केटिंग करके, भाई साहब बहुत ही गजब कॉमेडी आ रही है, ताकि फिर OTT जो सब्सक्रिप्शन मान लो किसी एक महीने कैंसिल करा किसी ने, तो भाग के अगले महीने सब्सक्राइब करेगा कि भाई ये बढ़िया मूवी आ रही है। बहुत ये चीज़ मिलता है। बाय बाय, टेक केयर।